गुड मॉर्निंग बच्चों। महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल ऋषभदेव की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम ई लेक्चर देख रहे हैं अध्याय 6 का, कक्षा 12वीं भूगोल अध्याय 6। अध्याय 6 जो हमारा है वह है विश्व मानव अधिवास। मानव अधिवास से क्या तात्पर्य है? मानव पृथ्वी की सतह पर जब रहता है तो वो यहाँ पर कुछ इस तरह की संरचना का निर्माण करता है जिसमें वो अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, या जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता है, जिससे हम अधिवास कहते हैं। बच्चों, ये छोटी सी झोपड़ी हो सकती है जिसमें हम रहते हैं, या फिर ये बहुत बड़ी इमारत हो सकती है। तो ये होता है अधिवास। बच्चों, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश, आपने नाम सुना होगा, पहले पार्ट में पढ़ा था हमने इनके बारे में। तो प्रोफेसर विडाल डी ब्लाश के अनुसार मानव द्वारा स्वयं को और अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित की गई संरचना को अधिवास कहते हैं। वापस सुनिएगा, स्वयं को या अपनी संपत्ति को रखने के लिए जो संरचना निर्मित करता है मानव, उसे हम अधिवास कहते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर हम किताब से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे अधिवास दो प्रकार के हैं। अस्थायी अधिवास, जैसे हम कहीं गए और हमने वहाँ टेंट लगा दिया, तंबू लगा दिया, और उसमें हम अस्थायी रूप से रह रहे हैं कि हो सकता है एक रात ही रुकें, हो सकता है कुछ महीने रुकें, तो वो हो गया अस्थायी अधिवास। ये जो पशुचारण के लिए जो लोग निकलते थे, चरवाहे होते थे जो लंबी लंबी दूरी के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है किस तरह से हमने यहाँ देखा था कि किर्गिज जनजाति, एस्किमो लोग, जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा, ये लोग जब लंबी लंबी यात्रा पर शिकार के लिए या पशुचारण के लिए निकलते हैं तो वो लोग अस्थायी अधिवास बनाते हैं। और दूसरा है स्थायी अधिवास। स्थायी अधिवास कब से प्रारंभ हुआ ये तो हम कहना मुश्किल है। पहले लोग गुफा में रहते थे और फिर धीरे 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 वो खुद का अपना नदी के किनारे, क्योंकि नदी में उनको ज़्यादा सुविधा थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसे सेटलमेंट बनाने लगे, अधिवास बनाने लगे। तो आज तो हम अधिवास का बहुत सारा रूप देखते हैं, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं स्थायी अधिवास के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि मानव अधिवास जो है वो हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। हम किसी के घर जाते हैं तो पता लग जाता है कि उस व्यक्ति की सभ्यता कितनी है, कितना उसकी संस्कृति किस प्रकार की है, तो वो सारी बातें हमको वहाँ से पता लग जाती हैं। तो अधिवास बनाने की उद्देश्य क्या है तो आप समझ सकते हो। भौतिक पर्यावरण, बारिश से बचना, ठंड से बचना, गर्मी से बचने के लिए, हमारे खाने वगैरह को भंडारण के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए। तो ये भी आप तैयारी रखें, प्रश्न आ जाए कि मानव अधिवास के क्या उद्देश्य हैं, अधिवास निर्माण के उद्देश्य बताइए, तो हम ये बता पाएंगे। अच्छा, अधिवास के को हम बांटें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ग्रामीण अधिवास और एक होता है नगरीय अधिवास, शहरी अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास इस तरह के होंगे जो दूर दूर खेतों में होंगे। क्यों? आसपास के वो जंगल से लकड़ी काटने का काम करते हैं, पशुचारण का काम करते हैं या खेती करते हैं, तो एक प्राथमिक व्यवसाय में वो जुड़े हुए हैं, तो उनके अधिवास अलग तरह के होते हैं। तो वो किस तरह के होते हैं यहाँ पर आपको बता रखा है। ग्रामीण अधिवास मुख्य प्रकार से 4 प्रकार के बांट रखे हैं। सघन या गुच्छित अधिवास। सघन मतलब बिल्कुल पास पास, एक साथ बस्ती में सब घर घर पास पास है। तो इस प्रकार की विशेषताएं आपको बता रखा है कि खेतों में, मध्य, ऊपर, बाड़ों के बीच में, आसपास बने होते हैं, है ना। ये सारी इसके जो विशेषताएं आप पढ़ेंगे, इनकी आवासों की संख्या 50, 40, 50 से लगाकर कई 100 में भी हो सकती है। जनसंख्या 500 से 1000 हो सकती है। तो ये हम हमारे गाँवों में बोलते हैं इनको फला। ये फला है या पाल होती है जो एक साथ लोग रहते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं। दूसरा है प्रकीर्ण या एकाकी। ये दूर दूर पहाड़ों पर बने हुए, छितरे हुए, तो ये प्रकीर्ण अधिवास कहलाते हैं। ये आपको समझना बहुत आसान होगा बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं आपके आसपास आपने देखें कि ऋषभदेव में लोग रह रहे हैं, बाबू बाजार में आप जाएंगे देखेंगे बिल्कुल पास पास घर हैं, तो ये कहलाएगा सघन अधिवास, गुच्छित, गुच्छे में। और एक हो गया प्रकीर्ण या एकाकी, जो दूर दूर हैं, जो आप दूर जाएंगे, साकवाड़ा पाल की तरफ चले जाएं, उधर दूर चले जाएं, आप देखेंगे मकान बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। तो ये वहाँ पर लोग जो हैं एकाकी रहते हैं, अकेले अकेले ही अपना जीवन लगभग गुजार रहे हैं। बहुत कम उनका दूसरों से मिलना जुलना होता है, दिन में कुछ ही बार। तो ये सारी बातें आपको दे रखी हैं, और ये कहाँ कहाँ ये भी दे रखा है। और दूसरा है मिश्रित, कि ऐसे फले में रह रहे हैं जहाँ कुछ जगह तो एक साथ हैं और कुछ जगह दूर भी हैं, तो एकदम वो आके बस्ती में बैठ भी जाते हैं और एकाकी भी चले जाते हैं, तो ये मिश्रित अधिवास हुए। या फिर पल्ली, पल्ली इस प्रकार के अधिवास एक दूसरे से दूर परंतु एक ही बस्ती में होते हैं,
इसलिए उनको पल्ली या पाल कहते हैं, है ना। तो ये अधिवास भी आपको बता रखा है। ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब उनका डिजाइन कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर आपको बता रखा है। पहला है रेखीय, एक लाइन में, जैसे हाईवे जा रहा है तो उसके पास में घर बन गए तो एक लाइन में बनेंगे, रोड के साइड साइड में मकान बन रहे हैं तो वो रेखीय कहलाएंगे। तीर प्रतिरूप, मान लीजिए कोई चौराया है तो उस चौराहे में जब प्रतिरूप बनेगा, आपको मैं चित्र बना के दिखाऊंगा, अभी नीचे चित्र भी दिखा रखें, तो ये प्रतिरूप कहलाएंगे तीर प्रतिरूप। फिर है त्रिभुजाकार प्रतिरूप, जिसके अंदर त्रिभुज के आकार में बस्तियां बसी हुई हैं, या आयताकार या चौकपट्टी प्रतिरूप। अरीय, अरीय का मतलब हुआ जैसे एक सेंटर में, अरीय बोलते हैं हम लोग, अपने साइकिल का पहिया समझ लें, बीचों बीच में एक गोला है, वहां पर पूरी बस्ती है और फिर चारों तरफ इस तरह से लाइनों में जा रहे हैं, इसको हम अरीय या त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं, जैसे व्रत में त्रिज्या होती है ना, उस तरह से। तो ये हो गया अरीय। ये सारे प्रतिरूप बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे जब इनको चित्र आप देखोगे। यहाँ दिखा रखा आयताकार या नाभीय प्रतिरूप, जिसमें एक बीच में केंद्र है, इसको हम नाभीय बोलते हैं, और नाभि होती है ना हमारे पेट में भी, उसी तरह से ये नाभि है बीच में, और उसके चारों ओर घर गोलाकार में बने हुए हैं। फिर वृत्ताकार प्रतिरूप, ये तीर वाला प्रतिरूप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है साइड में पहाड़ आ गए इसलिए अब मकान उधर बन नहीं रहे हैं तो एक ही तरफ यहाँ इकट्ठे हो गए, हो सकता है नदी के किनारे हैं इसलिए तीर के प्रतिरूप में आ गया। फिर है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप, ये जो हाईवे उसके टर्न में लगे हुए हैं। ये तारा प्रतिरूप, जो बीच में केंद्र है और चारों तरफ जो रोड जा रहे हैं उन पे प्रतिरूप लगे हुए हैं। ये रेखीय, जो हम बता रहे थे कि रोड की लाइन में लाइन में बने हुए हैं। ये अरीय प्रतिरूप, जो त्रिज्या वाला हम बता रहे थे। तो इस तरह से ये अलग प्रकार के प्रतिरूप हैं, आप इसको पढ़ें और इसके वास्तविक डायग्राम भी आपको दे रखें, आपके लिए समझना आसान होगा। और बच्चों इसमें से प्रश्न भी अच्छे आते हैं तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, तो अलग अलग अनियमित प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रतिरूप, अन्य प्रतिरूप। अब ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं क्या होती हैं, तो आप जानते हैं हम सब गांव में रहते हैं, हमारे घर दूर दूर होते हैं, परिवहन की समस्या होती है, आवागमन के साधन की। हमारे यहाँ नल के कनेक्शन नहीं होते हैं तो साफ पानी पीने का नहीं मिलता है, बच्चों को दूर दूर तक पानी लेने जाना होता था। आजकल तो फिर भी हैंडपम्प वगैरह की सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं, ट्यूबवेल आ गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है, कोई बीमार हो जाता है तो हम देखते हैं कई बार कितना लोगों को चारपाई पे रख के और दूर दूर तक पैदल ले जाना पड़ता है। तो ये सारी परेशानी आती है। फिर है विद्युत आपूर्ति का अभाव, वहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, ये एक समस्या होती है। रोजगार के अवसर नहीं होते हैं गांवों में, ये एक समस्या होती है। तो ये सारी सूचना तकनीकी, वहाँ पर कोई बच्चा कंप्यूटर सीखना चाह रहा है, वहाँ कोई सेंटर नहीं है। वहाँ पर कोई बच्चा और कोई नई तकनीक सीखना चाहता है तो इसका अभाव होता है। कॉलेज के लिए जा रहा है तो उच्च और तकनीकी शिक्षा का अभाव होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं ग्रामीण की। अब बात करते हैं नगरीय अधिवास, मतलब शहर के। नगरीय अधिवास में आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर क्या क्या नगरीय अधिवासियों की विशेषता है। उच्च जनसंख्या घनत्व, छोटी जगह पे बहुत बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हम लोग इसमें नहीं रह सकते, हम तो दूर दूर रहने के आदी हैं। तो ये जो लोग हैं वो शहरों में आप देखते हैं कि एक एक कमरे में, एक एक घर में, और फ्लैट बने ऊपर तक 50 माले 100 माले जितनी बिल्डिंगें। त्वरित गतिशीलता, हाँ, आने जाने के साधन वहाँ बहुत तेज हैं। आपको रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी आपको चाहिए सुविधा तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ आवागमन का साधन मिल जाएगा। पक्की सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, रोजगार बहुत मिल जाते हैं, हर तरह का रोजगार वहाँ उपलब्ध है। यातायात के व्यक्तिगत और सार्वजनिक साधन है, खुद के पास भी साधन है और सार्वजनिक है जो सब एक साथ जाते हैं, बसें, ट्रेन, मेट्रो। उच्च शिक्षा, गहन चिकित्सा, ये सारी चीज़ें। जटिल श्रम विभाजन, तीव्र सामाजिक और आर्थिक अंतर इस तरह का कि बच्चों जो अमीर हैं शहरों में बहुत अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो ये अंतर गाँवों में कम देखा जाता है, लगभग सब एक जैसे हैं, कुछ थोड़ा पैसे वाले हैं, कुछ थोड़े कम, लेकिन सबके लिए सुविधा एक जैसी है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण जो है वो अलग अलग जनसंख्या के आधार पर किया जाता है कि कितनी सारी जनसंख्या वहाँ रहती है ना। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो बता रखा है कि किसको हम शहर कहेंगे, तो इसका आइडिया, इसका जो आधार है वो अलग अलग है। जैसे बहुत कम जनसंख्या वाले शहर जैसे डेनमार्क, स्वीडन, वहाँ 250 लोग रहते हैं, उसको शहर कहते हैं। आइसलैंड में 300 लोग जो जहाँ रहते हैं उनको शहर कहते हैं, है ना। हमारे यहाँ जैसे कनाडा और वेनेजुला में बता रखा है वहाँ 1000 लोग जहाँ रहते हैं उनको शहर कहते हैं। हमारे यहाँ 1000 लोगों को शहर नहीं कहते। भारत में 5000 से ज़्यादा जनसंख्या हो और जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति पर किलोमीटर हो तो उसे हम शहर कहते हैं। तो आप समझ जाइएगा, भारत की परिभाषा ये है कि जहाँ पर 5000 की जनसंख्या हो और जनसंख्या का घनत्व जो हम निकालते हैं जनसंख्या भाजक क्षेत्रफल,
है ना। तो उसमें 400 का घनत्व होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे शहर। फिर आपको बता रखा है व्यावसायिक संरचना, अलग अलग काम क्या करते हैं लोग। तो भारत में जो है वो दूसरा जो आधार है कि 75% से ज़्यादा लोग गैर कृषि कार्यों में लगे होने चाहिए, खेती से अलावा जो कार्यों में 75% लगे होने चाहिए, तो उसको हम शहर कहेंगे। फिर प्रशासन के आधार पर भी है कि वहाँ पर नगर पालिका होनी चाहिए, ये सारी बातें और आवश्यक दशाएं अलग बता रखी हैं। नगरीय अधिवास के प्रकार जो बता रखे हैं कि जैसे नगर किसको बोलेंगे, 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले को नगर बोलेंगे। और महानगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उसे पहला हो गया नगर, फिर हो गया महानगर। फिर तीसरा है सन्नगर। सन्नगर मतलब 2 ऐसे नगर जो बिल्कुल पास पास होकर एक साथ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बता रखा है ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो, पास पास वाले शहर। आपको यहाँ पर भी बता रखा है, जैसे भारत में बता रखा है ग्वालियर, लश्कर मुर्रार, दिल्ली, गुड़गांव। दिल्ली एक शहर है और पास में गुड़गांव, दोनों मिल गए दिल्ली, नोएडा। ये सन्नगर के उदाहरण हैं। वृहद नगर मतलब हो गया मेगालोपोलिस, मतलब और बहुत बड़े विशाल शहर। तो इनकी जो जनसंख्या आपको यहाँ बता रखी है वो होनी चाहिए। 1957 में ये दिया गया था पहली बार इस कंसेप्ट को, और 50 लाख से अधिक जनसंख्या को हम लोग ये कहते हैं वृहद नगर। और इसकी नगरों की सूची में आपको बता रखा है कि ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को और बीजिंग, कोलकाता। हमारे यहाँ पर कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, जिसको हम यहाँ पर वृहद नगर या मेगालोपोलिस कहते हैं। अच्छा, नगर में रहने वालों की क्या समस्याएं हैं? वहाँ पर भी समस्याएं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण वहाँ पर रहने की सही सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और मिलती हैं तो बहुत महंगी मिलती है, तो हर कोई इनको ले नहीं पाता है, अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इस कारण से वो कच्ची बस्तियों में, स्लम्स की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वहाँ पर गंदी बस्तियाँ बनने लग जाती हैं। रोड, रेलवे लाइन के आसपास ऐसी जगह पे आपने कई शहर जाएंगे तो आप देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण की दूसरी समस्या है सबसे बड़ी वहाँ पर। और फिर तीसरी समस्या, हमारे गांवों में ऐसी समस्या नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल शुद्ध हवा आपको मिलेगी, है ना। पर्यावरण प्रदूषण, गंदी बस्ती, जनसंख्या के कारण आकार बढ़ गया है, उपभोक्ता वस्तु का उच्च मूल्य, खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलेगी। वहाँ दूध आपको अच्छा नहीं मिलेगा, घी अच्छा नहीं मिलेगा, सब में मिलावटी भी मिलेगा। अपराध वहाँ ज़्यादा होते हैं, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा होती हैं। सामाजिक विषमता बहुत ज़्यादा होती है, अमीर और गरीब के बीच में ज़्यादा खाई होती है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें चिकित्सा और स्वास्थ्य की, यूँ तो आप बताएंगे कि सुविधा ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर हर किसी को अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। तो ये कारण है, ये सारी समस्याएं हैं हमारी। और यहाँ पर आपको भारत में एक बहुत बड़ी, मुंबई में एक धारावी बस्ती है जो एशिया की सबसे विशालतम कच्ची बस्ती है। उसके बारे में आपको बता रखा है कि धारावी की स्थापना कैसे हुई थी, उसमें क्या परेशानी है। यहाँ की जनसंख्या आप देखेंगे तो 6 लाख जनसंख्या रहती थी 2011 के अनुसार, वो भी। और 1 लाख घर हैं बिल्कुल पास पास, एक घर में 10 से 15 लोग रहते हैं, जो एक कमरे जितना ही घर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी में वहाँ पर लोग रहते हैं। ये धारावी का यहाँ पर आपको चित्र भी बता रखा है बच्चों, और कैसी वहाँ पगडंडियाँ हैं, वहाँ पर आदमी मतलब गाड़ी ढंग से जा सके ऐसी भी जगह नहीं है, और नालियों के लिए भी पानी जो है बीचों बीच में बहता है। तो बहुत तरह की बीमारियाँ वहाँ पर इस तरह से फैलती हैं। तो अब यहाँ पर आपको ये भी बताया रखा है इसके साथ में ही कि किस तरह से इसका विकास किया जाए। इसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं कि वहाँ पर अच्छे से लोगों को कहीं और बनाकर उनमें शिफ्ट किया जाए। तो इसकी भी परियोजना के बारे में आपको यहाँ बता रखा है कि धारावी बस्ती की भावी योजनाएं क्या हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, यहाँ पर आपको बता रखा है। तो एक बार डर ये रहता है, जैसे इसमें बताया कि प्रसिद्ध मुकेश व्यवसायी हैं श्री मुकेश मेहता, उन्होंने $2 बिलियन की एक योजना बनाई थी कि इसमें हम इन सब लोगों को एक बहुत बड़ी मल्टी बिल्डिंग बनाएंगे, उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। पर कई बार डर ये भी रहता है कि ये उद्योगपति हैं, हो सकता है कि ये उस ज़मीन के लालच में, क्योंकि वो ज़मीन का भाव वहाँ पर करोड़ों रुपया हो चुका है, तो इस कारण से भी ये करते हैं। तो सरकार इसमें की देख रेख में सारा प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को अच्छी से अच्छी रहने की सुविधा मिले। तो ये पाठ हमने पढ़ा बच्चों, मानव की जो अधिवास, सेटलमेंट, कि मानव किस तरह से रहता है, मानव की बस्तियाँ किस किस तरह की हैं, ये सारी बात हमने पढ़ी। मैं चाहता हूँ कि आप इस पार्ट को, ये तो एक जस्ट फास्टली रिवाइज करने का तरीका है, इस ई लेक्चर के माध्यम से चाहते हैं कि आप एक बार वापस इसको याद कर लें, लेकिन किताब का एक एक शब्द पढ़ना अनिवार्य है। और इसके बाद आप इसके प्रश्न उत्तर जो यहाँ पर दे रखे हैं, बहुचयनात्मक, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, सारे प्रश्न आप अच्छे से करें। ठीक है बच्चों,
और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो दूसरे स्कूल के भी हों भले, आप उनको भी बताएं ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।